बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकंड फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप अप एंड बैक डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन। इट्स एवरेज स्पीड इज। इस एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि एक बॉल को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन की गई है। अगर मतलब इसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए मतलब ऊपर जाएगी बॉल और फिर वहां से नीचे आएगी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 19.6 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, 6.5 एंड 4.9 मीटर पर सेकंड। तो देखें, अगर हम स्पीड की डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड हमारे पास क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो एवरेज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दैट इज एवरेज डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो इसका मतलब ये कि पहले हमें जो है वो टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों की हम लोग जो है वो रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो पहले हम लोग जो है वो टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर टोटल टाइम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वीएफ इक्वल्स टू वीआई माइनस जीटी। देखें, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, लेट द बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, देन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। यहां से हमारे पास जो है वो टाइम आ जाएगा, लेकिन ये टाइम हमारे पास देखिए मैक्सिमम हाइट का टाइम आएगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमने कंप्लीट ट्रिप की बात करनी है, पहले बॉल ऊपर जाएगी और फिर वहां से नीचे आएगी। तो जितना टाइम बॉल हाइट को गेन करने में लगाएगी उतना ही हाइट को लॉस करने में भी लगाएगी। मतलब ये मेरे पास क्या, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है। अगर मुझे टोटल टाइम चाहिए ट्रिप का तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड्स। बिल्कुल इसी तरीके से फिर हम लोग जो है वो टोटल डिस्टेंस भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नाउ फॉर टोटल डिस्टेंस यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन को यूज करते हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को गिवन की गई है। टाइम यहाँ पर जब मैं इनिशियल वाले लेता हूँ 2 सेकंड्स प्लस 1/2 जी, क्योंकि आपका जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और टी हमारे पास के इनिशियल वाला टाइम में रख रहा हूँ। तो मेरे पास डिस्टेंस फॉर अपवर्ड मोशन कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर। सही। तो जितना डिस्टेंस आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही फिर वहां से वापस के लिए मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा उस टाइम भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 19.6। जो आपने डिस्टेंस निकाला है हाइट के लिए, वही डिस्टेंस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज 39.2। टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से जो है वो डिवाइड करवा देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है आपको, 39.2 डिवाइड बाय टाइम आपको कितना आया, 4 सेकंड्स। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड आपके कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सही। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड्स, अगर आप बॉल को नीचे फेंकते हैं, देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस इज। जैसे आप बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जैसे ही आपके हाथ से बॉल जो है वो लीव करेगी, आपने यहाँ पर अज्यूम करने के कोई रेजिस्टेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ सिस्टम के ऊपर। तो इसके 4 ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेस देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पीड ऑफ थ्रो इज रिक्वायर्ड फॉर आंसर। तो देखिए बेटा, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो है वो अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड आफ्टर लीविंग योर हैंड, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द बॉल, cause air friction is neglected, so the acceleration produced in the ball is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो ग्रेविटी का हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। इसके हमारे पास जो ऑप्शंस देख लेते हैं, फोर्स, इंपल्स, एक्सेलरेशन, पावर। हम लोगों ने जो है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन बनाया था, जिसमें हमने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द चेंज इन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे तो किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो वही फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स।
सही, देख लीजिए यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम गिव्स अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज F इक्वल्स टू del P डिवाइडेड बाय T, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमारे पास फोर्स नहीं है तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। देखिए एरिया किसी भी ग्राफ का अगर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। पहले हम उसकी जो है एमसीक्यू के ऑप्शंस देख लेते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बेटा। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अगर आप अंडर द ग्राफ कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस ही आएगा, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करें या अब जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, सेट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अवर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। देखिए जब आपकी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस होने का मतलब ये कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहीं से हमारे पास जो है क्लियर एक्सप्लेनेशन हो गई कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बॉडी इज सेट टू मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिक्स्थ एमसीक्यू को देख लेते हैं। अ 7 kg बॉल एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको मास और फोर्स गिवन की जा रही है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma, यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही। 7th एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज। देखिए इंपल्स बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ इंपल्स हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो मोमेंटम की हमारे पास यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड। दैट्स वाई हमारे पास इंपल्स की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकंड। यहाँ ये कह रहा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंपल्स इज डिफाइन एज रेट ऑफ इंपल्स इज डिफाइन एज चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम हमारे पास क्या होता है एफ क्रॉस डेल्टा टी। फोर्स की हमारे पास यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम हमारे पास क्या होता है सेकंड। सो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जो हमारे पास यूनिट बनेगी वो न्यूटन सेकंड बनेगी। इसका मतलब हमारे पास इंपल्स की यूनिट भी क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड, और इसी को हम लोग इक्वल कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड के। सही। आगे चलते हैं 8th एमसीक्यू। अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम 4 किलोमीटर पर सेकंड हिट्स अ वॉल एंड बाउंसेस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एक बॉल है जिसका ओरिजिनल मोमेंटम जो है 4 kg मीटर पर सेकंड है, बॉल को हिट करती है और बाउंस बैक करती है, कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा, बिकॉज आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आया। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता तो फिर हमारे पास जो मोमेंटम भी चेंज हो सकता था, यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ सकती थी। तो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज, यहाँ पर आप जो है वो चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, +4 न्यूटन सेकंड, -4 न्यूटन सेकंड, 8 न्यूटन इंटू सेकंड का न्यूटन पर सेकंड का स्क्वायर, और -8 न्यूटन पर सेकंड का स्क्वायर। सही। तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सप्लेनेशन में चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। तो देखें फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉल पहले जो है वो वॉल की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है, बाउंस बैक करके जब नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगी, मतलब बाउंस बैक करके वापस आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या गिवन है, +4.0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन सेकेंड। सही, -8 न्यूटन सेकेंड। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, न्यूटन पर सेकंड होगा, -2 पावर नहीं होगी। सही। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, 9th एमसीक्यू के ऊपर।
ये है अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल करी जिसका जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If s1 is the distance traveled in first second and s2 is the distance traveled in second, which of the following shows a correct relation between s1 and s2? s1 equals to s2, s1 equals to 3 times s2, s2 equals to 3 times s1, 2s2 equals to 3 times s1। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ रिलेशंस की बात करेंगे। देखिए फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ड्यूरिंग द सेकंड इक्वेशन, डिस्टेंस को अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो सेकंड इक्वेशन मोशन को यूज करेंगे s इक्वल्स टू vi t प्लस हाफ t स्क्वायर। यहाँ हम लेट करेंगे कि हमारे पास इनिशियल लॉसेस जीरो है। सही, हम यहाँ पर सिर्फ लेट करेंगे कि हमारे पास क्या है, इनिशियल लॉस जीरो है। जब इनिशियल लॉस हमारे पास जीरो हो जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू 1/2 at स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड के मैं डिस्टेंस निकालूंगा, दैट इज s1 कितना आ जाएगा मेरे पास 5 मीटर। सिमिलरली इसी तरीके से मैं सेकंड के लिए जो डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 मीटर। मुझे क्या करना है, दोनों के दरमियान रिलेशन निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल, देखिए मेरे पास ये पहले सेकंड गुजर जाने के बाद का डिस्टेंस निकाला मैंने 5 मीटर्स, और फिर ये मैंने दूसरा सेकंड गुजर जाने के बाद निकाला 20 मीटर्स। सही, तो सेकंड के अंदर यानी कि 1 से 2 के दरमियान हमने कितना डिस्टेंस निकाला है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास फाइनल यानी कि 20 में से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास s2 का डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज 15 मीटर। दोबारा से सुन लीजिए, ये हमारे पास 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये फर्स्ट सेकंड गुजर जाने के बाद है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 2 सेकंड गुजर जाने के बाद है। सही, मुझे क्या चाहिए, सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड गुजर जाने के बाद नहीं, सिर्फ सेकंड में जो हमारे पास, मतलब दूसरे सेकंड में जो हमारे पास डिस्टेंस मतलब हुआ है, जनरेट हुआ है, उसी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखें s2 मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 2 सेकंड के बाद का, उसको मैं s1 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, दैट इज 15 मीटर। हमें इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालना है, s1 और s2 के दरमियान। तो देखें s1 मेरे पास क्या 5 और s2 मेरे पास क्या 15, तो इसका मतलब ये है कि s2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स s1। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो वी कैन से दैट s2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स s1, दैट इज ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। सही, 10th MCQ के ऊपर चलते हैं। 10th MCQ क्या है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज चेंज विद टाइम, बिकम जीरो, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज विद टाइम। देखिए बेटा, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि अगर आप जो है वो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो हवा के अंदर चला जाए तो सिर्फ उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इफेक्ट करने के लिए सिर्फ एयर ही है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन को इफेक्ट कर सकती है। अगर आप एयर को निगलेक्ट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और किसी चीज से जो है वो इफेक्ट नहीं हो सकती। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। देखें, इन परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन वी आर अज्यूम that the air resistance is negligible and we know that only thing that may affect the projectile motion is air resistance. So in the absence of air resistance the horizontal component of velocity becomes constant. So option C हमारे पास जो है वो correct option होगा, that is remains constant। 11th MCQ को देख लेते हैं। A projectile is thrown horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 100 meter per second। एक आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं 490 मीटर हाई क्लिफ से और उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं और हमारे पास उसकी वेलोसिटी कितनी 100 मीटर पर सेकंड की। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज, आपने टाइम निकालने के कितना टाइम लगाएगा वो, दैट इज 2.5 सेकंड, 5 सेकंड, 7.5 सेकंड और 10 सेकंड्स। देखें इसकी हम लोग जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड इज गिवन एज, हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन मोशन को यूज करेंगे h इक्वल्स टू vi t प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन नहीं किया गया। हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मोशन को यूज करेंगे। सही, हमने क्या अज्यूम किया था कि एयर फ्रिक्शन निग्लेक्टेबल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियल लॉस हमारे पास क्या है 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाइट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। जी को यहाँ पर आप ले जाके डिवाइड करवा देंगे, 2 को वहां जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, जी को 9.8 को डिवाइड करवा देंगे, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 10 सेकंड्स। सही, यहाँ देख लीजिएगा, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड इज गिवन एज। एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट होने की वजह से हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
सही, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं 12th एमसीक्यू को देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल with an initial kinetic energy E, assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? ऑप्शन देख लेते हैं 0.50 E, 0.71 E, 0.70 E और E। सही, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल से जब प्रोजेक्ट करवाया है और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, आपने ये अज्यूम करना है कि कोई एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर जब अप्लाई नहीं कर रही, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंस आएगा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv², क्योंकि देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम लोग जब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। तो क्योंकि अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, दैट इज vx का स्क्वायर 1/2 m v² cos स्क्वायर ऑफ थीटा। सही, स्क्वायर को ओपन कर दूंगा तो देखिए हाफ mv², ये मेरे पास एनर्जी बन जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E इंटू कॉस 45 हमें गिवन किया गया एंगल, तो 45 को मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। सही, पहले cos 45 डिग्री आप निकालेंगे और उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, cos 45 आप निकालेंगे, then उसके बाद आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इसका कितना आ जाएगा, पहले cos 45 कितना हो जाएगा 0.71, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इसका कितना आंसर आ जाएगा 0.5। सो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 0.50 E हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। 13th एमसीक्यू देख लेते हैं। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आप लॉन्ग जंपर ने जो अपनी जंपिंग रिकॉर्ड को इम्प्रूव करना है तो वो किस एंगल से जो है वो जंप करेगा, तो देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास एंगल होता है 45 डिग्री। तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल से जंप करेगा तो मैक्सिमम रेंज को कवर कर सकेगा और अपने जो है वो रिकॉर्ड को इम्प्रूव कर सकेगा। तो इससे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल्स टू vi² g into sin of 2 theta, if the angle of projection is 45 degree, then the range of projectile is maximum. So to improve his jumping record, he has to jump with an angle of 45 degree. That is option B is our correct option. और इसके बाद हमारे पास है 14th MCQ, लास्ट MCQ, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, दैट इज 15 and 18 डिग्री, 43 and 47 डिग्री, 20 and 80 डिग्री, 52 and 62 डिग्री। देखिए इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप दोनों एंगल्स को ऐड करें, दोनों एंगल्स को ऐड करने से अगर आपके पास 90 आंसर आ जाता है तो वो हमारे पास दोनों एंगल जो है वो सेम रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप क्या करें 45 में से एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करें, दूसरे को ऐड करें। अगर सेम आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो दोनों एंगल्स सेम जो है वो रेंज को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं 18 और 15 को ऐड करूँ तो 90 के इक्वल नहीं है, 43 और 47 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा, 20 और 80 को ऐड करूंगा तो ये भी मेरे पास जो है 90 के इक्वल नहीं होगा, 52 और 62 को आप ऐड करेंगे तो ये भी 92 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास 90 के इक्वल 43 प्लस 47 डिग्री है, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, 45 में से आप 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आंसर आएगा, सही, और 47 में से आप 45 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा। तो दोनों ही सूरतों में हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, यही होगा ऑप्शन बी। पहला आपके पास जो है वो ऑप्शन क्या है कि आप दोनों को ऐड करें, अगर 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो उसको मतलब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, सही, हम सॉरी दोनों जो है वो एंगल्स हमें जो है वो सेम रेंज प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, 45 में से आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, अगर आपके पास आंसर सेम आता है तो आप जो है वो दोनों एंगल्स जो है वो सेम रेंज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, वी नो दैट इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री देन द एंगल ऑफ बोथ देन द रेंज ऑफ बोथ एंगल्स इज सेम, दैट इज हियर सम ऑफ 43 एंड 47 इज सेम, सो देयर रेंजेस आर इक्वल। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, सही। तो ये हमारे पास थे एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। अगर आपके पास बेटा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको कन्फ्यूजन जनरेट कर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, सही। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।